Hello and good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. चलो, तो गाइज आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं ना। थर्ड लेक्चर हमने देखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, और हम आज देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। गाइज तो टॉपिक्स आज हमारे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड। ठीक है, एंड हम आज ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वी हैड डन टिल रेप्लिकेशन और उससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमने कर लिया था। तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप गाइज इफ यू कैन हियर मी आउट, so that I can also see whether you all can respond or not. चलो, तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं भाई? 11-12 के आसपास है। चलो, मेनी स्कूल्स हैव जॉइंड। ओके, चलो फटाफट थम्स अप करो गाइज। चलिए फाइन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ट्रांसक्रिप्शन और इसकी जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, इसे हम कह रहे ट्रांसक्रिप्शन। गाइस, जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा, वी हैड सीन रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा था? रेप्लिकेशन में हमने देखा कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन गई है ना, सेम एज इट वाज। रेप्लिकेट हुआ, डुप्लीकेट हुआ, एंड दैट वाज नोन एज रेप्लिकेशन। जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की गाइस, तो हम देखते हैं कि डीएनए भले दो कॉपीज हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्स। क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है, ओनली वन स्ट्रैंड गेट्स ट्रांसक्राइब्ड। नाउ व्हाई सो? क्योंकि गाइज एट द एंड जो एंड प्रोडक्ट है हमारा वो प्रोटीन है, और प्रोटीन हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ओनली वन स्ट्रैंड हैज टू ट्रांसक्राइब, है ना, ट्रांसलेट प्रोटीन। तो इसीलिए चूंकि हमें प्रोटीन सिर्फ एक ही चाहिए, इसीलिए ओनली वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए ट्रांसक्राइब्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हमने क्या देखा था, तो गाइज वी हैड सीन कि दिस वाज द स्ट्रैंड। जब हम डीएनए की बात करा था हमने, तो हमने देखा था कि जो न्यू स्ट्रैंड बने थे वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम बने थे, जिसमें इसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा था। दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड गाइस, 5 से 3 बन रहा था, एंड दिस वाज द लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमने देखा था। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट आरएनए कैसे बनता है, ठीक, तो यूजिंग वन ऑफ द स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, किसी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर आरएनए जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर जाएगा। ठीक, तो जिसको देख के आरएनए बनेगा गाइस, दैट विल बी नोन एज दी, ये यहां पे कहला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो दिस स्ट्रैंड विल बी नोन एज, ये यहां पे कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड गाइस यहां पे ये कहलाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट इसके साथ साथ गाइज इसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड इसको क्यों कहेंगे गाइज? इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें पता है कि आरएनए जो होता है, आरएनए में थाइमीन की एब्सेंस होती है। थाइमीन इज जस्ट प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, थाइमीन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। आरएनए में थाइमीन के जगह आपको क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। ठीक, वी ऑल नो दिस। नाउ इफ अगर मैं बेसिस ऊपर वो करूं, इम्प्लीमेंट करूं, और मैं यहां लिख दूं कि ATGC80, तो ये जो भी बेस है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इधर आएगा, यानी A का T, T का A, G का C, C का G, A का T और T का A। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, यू ऑल विल सी, हम क्या देखेंगे जो नेक्स्ट होगा कि इस बेस में, मतलब इस वाले स्ट्रैंड में जो भी है, सेम वही स्ट्रैंड यहाँ भी सेम चीज रहेगी। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि थाइमीन के जगह हमें यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट थाइमीन के जगह हमको यूरेसिल मिल रहा है।
ठीक। सो क्योंकि इस स्ट्रैंड को देख के सेम, दोनों स्ट्रैंड सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल मिला है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को गाइज हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि आरएनए की जो कोड्स है या आरएनए पे जो बेस पेयर्स होंगे वो सेम टू सेम हूबहू इस स्ट्रैंड को देख के होगी, जिसमें थाइमिन की जगह बस यूरेसिल देगा। अब ऐसे में गाइज दे आस्क यू क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत सारे यहाँ से सवाल भी आ गए हैं कि इफ दिस, जैसे अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, तो आप बताओ कि आरएनए का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो गाइस कुछ नहीं करना है, कोडिंग स्ट्रैंड को देखना है और जहां जहां थाइमीन है उसको काट के यूरेसिल लिख देना है। जहां थाइमीन होगा उसको उसके जगह अगर यूरेसिल लिख दोगे और बाकी जो चीजें हैं वो सेम ही चलेंगी, ठीक है। तो दैट विल बी योर आरएनए का न्यू स्ट्रैंड। आई होप इट इज क्लियर। चलो फटाफट मुझे थम्स अप दे दो गाइस, फटाफट लेट मी नो इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड और नॉट। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए किस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, किस स्ट्रैंड को देख के बनता है। एसओएससी गौतम पुरी, बाकी लोग भाई हाँ आप लोग भी बताओ। कालका जी, देन वी हैव खिचड़ीपुर, वी हैव द्वारका सेक्टर 10, INA, ओके, कारोल बाग, वी ऑल्सो हैव हरिनगर नीत। भाई आप लोग बताओ समझ में आ रहा है? डू यू आर ऑल गाइज अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रिस्पॉन्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे तो फिर वही हो जाएगा वन साइडेड, बिल्कुल मुझे तो समझ में नहीं आएगा वेदर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग। नो थम्स अप। चलो, नीड टू सी इन दी चैट। किसी ने कुछ भी नहीं, कोई थम्स अप नहीं है। चलिए आगे चलते हैं गाइस। अब देखिए, एक आरएनए में है ना, फ्रॉम डीएनए व्हाट शुड बी प्रेजेंट, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक प्रोमोटर की, स्ट्रक्चरल जीन की और टर्मिनेटर की। अगर मैं आरएनए का सीक्वेंस बनाऊं गाइस डीएनए सीक्वेंस से, है ना, हमने क्या बोला था, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। इधर आरएनए बन रहा था, आरएनए जो बन रहा था गाइस वो 5 to 3 डायरेक्शन में था, ठीक है। तो सी यहां पे गाइस ओवर हेयर ये इनिशिएटिंग साइट होगा और ये टर्मिनेटर रीजन होगा, ठीक है। ये इनिशिएटर साइट होगा और ये टर्मिनेटर। अगर मैं बता दूं तो रो फैक्टर यहाँ पे जो होता है वो टर्मिनेटर होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, और सिग्मा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इनिशिएटर होता है, ठीक। यहाँ पे आपके प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होगा, तो यही कह रहा है कि एक प्रोमोटर प्रेजेंट होगा गाइस, बीच में आपको यहाँ पे दीज दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड, वो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, और यहाँ पे आपको एक टर्मिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इनिशिएटर। तो सिर्फ ये 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है एक आरएनए, ठीक है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, सेम बात जो मैंने वहां पे बताया, ये प्रोमोटर आपका हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये टर्मिनेटर हो गया। अब गाइज यहाँ पे एक चीज है, डेटा ये देते हैं, कहते हैं कि जो प्रोमोटर है, ठीक, द प्रोमोटर इज प्रेजेंट विद द रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। हम कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे, हम क्या देखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड देखेंगे, और कोडिंग स्ट्रैंड के अगर लेफ्ट साइड, ठीक है, ये प्रोमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, और टर्मिनेटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के राइट साइड प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं गाइज राइट साइड को कहते हैं डाउनस्ट्रीम और लेफ्ट साइड को कहते हैं हम अपस्ट्रीम। तो कहा जाता है कि प्रोमोटर इज प्रेजेंट टू द अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम प्रेजेंट है,
and terminator is present to the downstream of the coding strand or the coding sequence. ये दो बातें कही गई हैं, ये दो बातें एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। एनसीईआरटी हैज वेरी मच एम्फसाइज्ड ऑन दीज टू थिंग्स कि कोडिंग स्ट्रैंड में कौन सा लेफ्ट साइड है, कौन सा, देखो यहाँ पे कह भी रहा है कौन सा राइट स्टैंड है, इस चीज को बहुत एम्फसिस देता है। चलिए, द प्रोमोटर, देखिए यहाँ पे सेम वही लाइन है कि प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, जिसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, जो लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। and it is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. प्रोमोटर क्या करता है भाई, प्रोमोटर ही वो है जो RNA पॉलीमरेज से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को आगे लेके जाएगा। सिंपल, RNA पॉलीमरेज से प्रोमोटर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को आगे लेके बढ़ाएगा, आगे लेके चलेगा और जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो RNA बनेगा गाइस वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। अब हम आते हैं गाइस, बात करते हैं सिस्ट्रॉन का, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या है गाइस, सिस्ट्रॉन हम देखते हैं व्हाट इज अ सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। डीएनए का वो सेगमेंट, ठीक है, जो पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स में आपको पॉलीसिस्ट्रॉन मिलेगा। सिस्ट्रॉन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, बैक्टीरियाज आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एंड यूकैरियोट्स में आपको दिखेगा, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये वाटर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड वाटर मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट बता देते हैं। बैक्टीरिया में गाइस एक ही प्रोमोटर आप देखोगे मल्टीपल सीक्वेंसेस को, मल्टीपल पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में एक प्रोमोटर एक जीन, 1 प्रोमोटर 1 जीन, ठीक है, 1 प्रोमोटर 1 जीन कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे 1 प्रोमोटर मल्टीपल जीन कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाता है हमारा सिस्ट्रॉनिक यूनिट्स। किसमें हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। अब गाइस देखो, सिंपली अगर तुम्हें बताएं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कैसे होता है, तो एक डायग्राम बनाती हूं मैं और इस डायग्राम के थ्रू चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्लीज ध्यान देना सब लोग। ये देखो मैं कह रही हूं कि ये एक यूकैरियोट का सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। इसमें आप क्या देखोगे गाइस कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेशन करके ये और क्या हो जा रहा है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स बना ले रहा है। तो रेप्लिकेशन करके इसने बहुत सारे स्ट्रैंड्स बना लिए, ठीक है। ये कहाँ पे होता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस, हमें पता है रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक। नाउ गाइस व्हाट हैपेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे गाइस कि रेप्लिकेशन के बाद इसी डीएनए से आपको प्रोटीन आरएनए बनेगा। अब गाइस ये जो आरएनए बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस आरएनए इज नोन एज HNRNA। HN का मतलब होता है हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का मतलब होता है गाइस, इसमें ऐसे भी कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी भी जीन के लिए कोड ना करे, मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन सब प्रेजेंट है। अब ये जो HNRNA है गाइस, इसमें से हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, इंट्रॉन्स रिमूवल होता है, और ये HNRNA अब हमारा बन जाता है mRNA। तो जो mRNA बनता है गाइस वो HNRNA के कंपैरिजन में छोटा होता है। क्यों भाई, क्योंकि हमने इससे इंट्रॉन्स हटा रखी है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक्सॉन्स की यूनिट को जोड़ रखा है, ठीक है, ओनली एक्सॉन्स आर इंक्लूडेड। तो अब ये बन जाता है mRNA। mRNA से गाइस बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा। mRNA से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन जो बनता है गाइस वो किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन। तो गाइस समझना
कि प्रोटीन बनने के लिए इस एमआरएनए को भेजा जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ भेजा जाएगा भाई, दिस एमआरएनए विल बी सेंट टू दी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जाके आप क्या देखोगे कि ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराता है, प्रोटीन्स बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये यूकेरियोटिक सेल की हमने बात करी। अगर सेम बात प्रोकैरियोटिक सेल की करूँ गाइस, तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इन बेचारों के पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसी में रेप्लिकेशन होगा, यहीं पे एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ एक्सॉन इंट्रॉन न्यूक्लियस है नहीं, तो एक्सॉन इंट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं ऑलरेडी, और यहीं पे दे विल बी ट्रांसक्रिप्शन विल बी कपल्ड विथ ट्रांसलेशन। तो एक स्टेटमेंट सुनोगे आप कि प्रोकैरियोटिक सेल में, इन प्रोकैरियोटिक सेल transcription is coupled with translation। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कपल्ड है ट्रांसलेशन से। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है गाइस, एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस। नाउ दिस इज अगेन, अगर मैं इंट्रॉन और एक्सॉन की बात करूँ तो ये एक डायग्राम है। अब ये डायग्राम में गाइस देखो, एचएनआरएनए से एमआरएनए जब बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है गाइस, उसको हम कहते हैं क्या, कि 5 प्राइम पे, ठीक है, मिथाइल गुआनोसाइन का कैप लगता है। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है गुआनोसिन पे, इसी को Mg कहते हैं, M3G, ऐसे M7 नॉट 3, M7 सेवेंथ पोजीशन पे G, इसी को कहते हैं गाइस कैपिंग। दूसरा हम कहते हैं कि 3 प्राइम एंड पे गाइस बहुत सारे एडेनिन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन, या फिर इस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं टेलिंग। और लास्ट में गाइज हम क्या देखते हैं, एक और प्रोसेस जिसको हमने क्या बोला, हमने बोला स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी एक्सॉन्स हैं सब जोड़ दिए गए हैं, और जितने भी इंट्रॉन्स हैं सबको काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, ओनली एक्सॉन्स आर इंक्लूडेड। ठीक, तो गाइज ये 3 चीजें होती हैं, उसके बाद जाके जो अपना आरएनए बना है उसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है कि भाई तू जा, अब तू क्या कर, अब तू प्रोसेस कर, किसकी, ट्रांसलेशन की। फाइन, चलिए अब यहीं पे गाइस सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, कि किस तरह से आप देखोगे कि एचएनआरएनए एमआरएनए बन जाता है, टेलिंग होती है, कैपिंग होती है। मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ ये सारे वर्ड्स जो भी लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्लाइसिंग की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेलिंग की गाइज, हम कैपिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्प्लाइसिंग है, यहाँ पे टेलिंग है, हम कैपिंग की बात कर रहे हैं, हम एचएनआरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, सो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है एचएनआरएनए से, ट्रांसलेशन उसके बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है ताकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो सके। ये कहाँ भेजा जा रहा है गाइज, साइटोप्लाज्म में। नाउ इससे ही कहा जा रहा है कि आप समझ सकते हो कि आरएनए का कितना ज्यादा डोमिनेंस है। ठीक है, आरएनए जो है उसका डोमिनेंस कितना ज्यादा है, आप इस तरह देख सकते हो कि एचएनआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इतने फॉर्म्स में आरएनए मिल रहे हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि आरएनए इज हैविंग अ डोमिनेंस इन दिस वर्ल्ड एज कंपेयर टू डीएनए। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है गाइज वो है अपना जेनेटिक कोड। नाउ पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जेनेटिक कोड डेसिफर कैसे हुआ। तो साइंटिस्ट आए और गए, और साइंटिस्ट में जो जेनेटिक कोड की बात की गई थी, यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है,
हाँ, if determining the biochemical nature of the genetic material and structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were very most challenging. ठीक है, क्यों? तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनमें से एक जॉर्ज गमाओ करके जो साइंटिस्ट थे, भाई यहाँ पे इनका नाम मेंशन भी है सुनहरे अक्षरों में, देखिए, जॉर्ज गमाओ, जो कि क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज द वन हु आर्ग्यूड दैट कि इन्होंने बताया कि किस तरह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे जेनेटिक कोड की। एक बारी देखते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्लीज आस्क मी यार, चैट बॉक्स बिल्कुल खाली है, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, नो वन इज इवन आंसरिंग। लेट मी सी, चैट बॉक्स बिल्कुल खाली है, किसी ने कुछ नहीं पूछा है। किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस यहाँ तक? बताओ। गौतम पुरी, देन और कौन से 12 तो पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं मुझे। द्वारका सेक्टर 10, देन वी हैव गौतम पुरी। बताओ भाई, कालका जी, खिचड़ीपुर, बाकी लोग भी द्वारका सेक्टर 10। आप लोग बताइए यार, समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? प्लीज टेल मी नो, हाउ विल आई अंडरस्टैंड वेदर। देन यू ऑल वी हैव ऑल्सो, कालका जी भी दिख रहे हैं मुझे, करोल बाग, हरिनगर। सारे लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करो कम से कम यार, कुछ नहीं तो रिएक्ट ही कर दो। जस्ट गिव मी दिस, कुछ नहीं तो ये तो कर सकते हो, थम्स अप ही दे दो गाइस, फटाफट चलो। मैंने खुद को ही, अपने आप को ही थम्स अप दे दिया। चलो, तो भाई ये साइंटिस्ट क्या थे, इन्होंने क्या बताया, कैसे चीजें करी, लेट्स सी। ओके, तो गाइस सी व्हाट हैपेंड वाज कि दिस साइंटिस्ट जॉर्ज गमाओ, इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करे और बोले, आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस, क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं, आपने पढ़ा होगा कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं दैट आर नोन टू बी एग्जिस्ट, अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो गाइस 20 अमीनो एसिड्स का हमें क्या बनाना है, हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक। नाउ सी व्हाट इज द सिनेरियो, क्या है, हमने बोला कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ए, अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यूजीसी, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास और 20 अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड जो है गाइस वो 3 बेस से बनता है या 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो 20 अमीनो एसिड के लिए टोटल क्या हम नंबर लेंगे, है ना, क्या नंबर हमें लेना चाहिए, किन कॉम्बिनेशंस को लेने चाहिए। जब हमने बोला कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 4 है, तो अब 4 को कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दो जो कि आपको क्या डिफाइन करे, 60 के आसपास आए। तो ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था कि 4 टू दी पावर अगर 3 करते हैं तो अपने को 64 अमीनो एसिड मिलता है, जो कि विच इज समवॉट, है ना, जो कि आसपास है 60 के, ठीक। अब नाउ सी गाइस, इन्होंने इसी चीज को बोला कि अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टू दी पावर 3, जो यहाँ पे देखा था, would generate 64 codons, generating many more codons than required। और total amino acids कितने थे गाइस? 20 amino acids थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा कि देर वॉज अ प्रूफ प्रोवाइडिंग द प्रूफ दैट द कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट, सारी बातें बताई और 64 अमीनो एसिड्स को इस तरह से रख दिया 4 के कॉम्बिनेशन 3 बना के, 4 टू द पावर 3 के कॉम्बिनेशन में, और एक चेकर बोर्ड बनाया गाइज, जो चेकर बोर्ड आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। नाउ गाइज देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये जो चेकर बोर्ड है इससे 2 बार सवाल पूछा गया है। कैसे? तो आपसे पूछेंगे कि AUG कौन सी अमीनो एसिड है, 4 ऑप्शंस दे देंगे। फिर आपसे दे कैन आस्क यू गाइस, दे हैव आस्क्ड अबाउट मिथियोनिन, देन दे आस्क अबाउट लाइसिन, ठीक है,
they ask about leucine, they ask about arginine, they ask about methionine and phenylalanine, ट्रिप्टोफैन। तो ये 4-5 के कोडॉन्स आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट राइट कर, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा। ये 4-5 अमीनो एसिड का हो सके तो लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफैन का याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब गाइज इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ ना, सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन जो है, फिनाइल एलेनिन इफ यू ऑल कैन सी यहाँ पे यू यू यू, ये रहा यू 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 सी इज फिनाइल एलेनिन। ठीक है। और कहाँ है फिनाइल एलेनिन का, अगर हम कोडोन की बात करें। उसके बाद गाइज अगर मैं मिथियोनिन की बात करूँ, है ना, इफ यू कैन सी मिथियोनिन, एलेनिन हो गया ये तो, मिथियोनिन, मेट मेट मेट, तो मेट ए यू जी अगर लोगे गाइज यहाँ पे, ये रहा, तो ये मिथियोनिन होगा। अब देखो इसमें कुछ स्टॉप कोडोन्स भी है जो आपको याद करना है, याद रखना है। तो हम चलते हैं गाइज कि इसके बारे में क्या बोलते हैं ना, इसके बारे में व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो जेनेटिक कोड है गाइज, दैट इज अ ट्रिपलेट। ठीक है, कैसा है, ट्रिपलेट है। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडोन जो है गाइस, दीज आर द स्टॉप कोडोन्स बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। अब किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा तो ये कैसा हो गया, स्टॉप कोडोन हो गया। नाउ सी गाइस, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कुछ कुछ अमीनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडोन के लिए कोड करते हैं, जो इसी को हम कहते हैं कोडोन डीजेनरेसी। ठीक। Now, the codon is read in mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuations. मतलब अगर ऐसा लिखा है A U G C A A G, तो इसको पढ़ते जाना है गाइस, पूरी एक बार में यू हैव टू रीड। देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल मतलब ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में कोड्स एक ही जैसे हैं, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फिनाइलएलेनिन। ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसमें जो यू है गाइस, ये फिनाइलएलेनिन कोड कर रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जिसमें ये फिनाइलएलेनिन नहीं कोड करके, हो सकता है कि कहीं पे ये स्टॉप कोडोन हो जाए, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है। some exceptions to this rule have been found in the माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जैसे अगर ये फिनाइलएलेनिन कोड कर रहा है ह्यूमन में और बैक्टीरिया में, तो ये दिस वुड कोड स्टॉप कोडोन, ये माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में कोड कर सकता है। ठीक है। एंड इन ऑल्सो इन प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में भी ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, AUG के पास डुअल फंक्शन है, एक तो वो एज अ स्टार्ट कोडोन काम करता है और दूसरा वो मिथियोनिन जो है ये बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज एन इनिशिएटर कोडोन एज वेल एज इट इज द वन दैट फॉर्म्स द मिथियोनिन। अब 3 कोडोन ऐसे हैं, UAA, UAG और UGA, जो कि क्या है, दीज आर ऑल स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेटर कोडोन्स गाइस। नाउ आपको ये बताना है, ये UUC, UUG ये क्या है, ये सब फिनाइलएलेनिन है, बाकी दिस इज दी मिथियोनिन। ठीक, ये सीक्वेंस आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट गाइस, अगेन यू हैव टू टेल कि ये जो दिया हुआ है इसका कोडोन आपको लिखना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, व्हाट यू विल राइट, प्लीज सी। चलो, नाउ कमिंग टू गाइज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की बात करूँ तो म्यूटेशन बेसिकली गाइज 2 तरह के म्यूटेशंस देखते हैं हम। ठीक है, 2 तरह के म्यूटेशंस देखेंगे, कौन कौन से, तो आप देखोगे कि एक म्यूटेशन जो होगा, सिंपली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है एडिशन, एक पहले तो एक होता है पॉइंट म्यूटेशन गाइस, एंड दूसरा जो होता है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट,
ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या देखोगे, किसी एक पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो पॉइंट म्यूटेशन में आता है आपका ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। और गाइस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करोगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपके आते हैं एडिशन या फिर डिलीशन। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 3 अमीनो एसिड मिलके एक फ्रेम बनाता है। राम हैज, देखो क्या लिखा है, राम हैज BREDCAP, ये कोई स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे गाइज, एक फ्रेम को क्या करेंगे, अभी हम देखो हमने क्या किया कि इस बी के बाद हमने आई को इंसर्ट कर दिया, फिर आई के बाद हमने जी को इंसर्ट किया। तो हमने क्या किया गाइज, हमने एक फ्रेम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो दिस इज नोन एज एडिशन। इससे ये पढ़ने लायक 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बन गया और ये पढ़ने लायक हो गया। नाउ द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स। अब हम सेम चीज कर सकते हैं, एक एक करके इनको डिलीट करेंगे। तो राम हैज EDCAP, राम हैज DCAAP, राम हैज स्कैप, मतलब हमने क्या कर दिया गाइज, हमने इसको डिलीट कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिलीशन म्यूटेशन। सेम ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर एक प्यूरिन को एक प्यूरिन के साथ या फिर एक पायरिमिडीन को पायरिमिडीन के साथ चेंज किया जाए तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे गाइस। अगर प्यूरिन को पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन को प्यूरिन के साथ ऑल्टरनेट किया तो उसको ट्रांसवर्जन बोलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं गाइस tRNA पे, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि tRNA जो है उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। अडेप्टर, यू माइट हैव सीन, आपके जो फ़ोन के चार्जर्स, लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, उनको उनकी जो बड़ी वाली सॉकेट होती है उसको हम कहते हैं अडेप्टर। अडेप्टर का काम क्या होता है, एक तरफ से वो आपके फ़ोन के चार्जर को कनेक्ट करता है और एक तरफ से वो मेन स्विच बोर्ड में कनेक्टेड होता है। मतलब इट इज़ द होल्डिंग मॉलिक्यूल बिटवीन 2 कंपोनेंट्स। ठीक है। अब यही चीज़ क्या बोल रहा है गाइस कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग इट वाज of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also link it to the amino acid। एक तरफ कोड भी रीड करना है हमें और एक तरफ अमीनो एसिड से भी लिंक करना है। तो गाइज ये जो tRNA होता है, ये जो tRNA मॉलिक्यूल होती है, इस तरह से होता है। एक तरफ आप क्या देखते हो, जो 3 प्राइम एंड होता है गाइज, उसमें आपको दिखता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। और इधर पे गाइज यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट्सोएवर जो भी mRNA होता है, ठीक है, इस mRNA के ऑपोजिट यानी दिस एंटी कोडोन, ये ऑपोजिट कोडोन को रीड करता है। ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इस mRNA पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे पास AUG होगा गाइस, AUG है, तो इस tRNA पे हमारे पास A का उल्टा U, C और A इस कोड, ये कोडोन होगा। और साथ साथ इस mRNA पे जो भी प्रेजेंट है कोडोन, उसका अमीनो एसिड यानी कि मिथियोनिन वो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगी गाइस। ठीक है। तो सिंपली क्या बोल रहे हैं कि tRNA ऐसा मॉलिक्यूल है जो नीचे से एंटी कोडोन, ये जो कोडोन है ना, इसके ऑपोजिट में भी काम करेगा और एक साइड इस जो कोडोन है उसके अमीनो एसिड को कैरी करके रखेगा।
फाइन, चलिए अब यही चीज यहाँ पे भी बनाया है, क्या बोल रहा है, ये mRNA है, इस mRNA के ऑपोजिट रीड कर रहा है, इफ इट इज AGU तो इसके ऑपोजिट रीड कर रहा है UCA, प्लस एक साइड ये जो mRNA है AGU इट विल बी कोडिंग फॉर सीरीन, तो इसके पास सीरीन अमीनो एसिड का कोड भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए गाइस, अब यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि इसके पास एक अमीनो एक्सेप्टर एंड होता है और इसके पास एक एंटीकोडोन लूप होता है, तो ये एंटीकोडोन है और ये अमीनो एसिड एक्सेप्ट करने वाला एंड है। अब नेक्स्ट गाइज हम चलेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। जैसे हमने गाइज रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन देखा कि यहाँ पे इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और ये होता है टर्मिनेशन होता है। गाइज यहाँ पे दो प्रोसेस और बढ़ जाते हैं, पहले जो टीआरएनए है उसकी चार्जिंग होती है, ठीक है, फिर टीआरएनए पे अमीनो एसिड लोड होता है, उसके बाद इनिशिएट होता है, फिर होता है इलोंगेट और लास्ट में होता है टर्मिनेट। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस। सबसे पहले देख रहे हैं हम क्या कि फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। हम क्या करते हैं, एटीपी के प्रेजेंस में अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इस अमीनो एसिड को दोबारा जाके क्या करेंगे, टीआरएनए पे लोड कर देंगे और टीआरएनए पे लोड करने के बाद गाइस जो तीसरा स्टेप आएगा उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। तो आ जाओ देखते हैं हम इनिशिएशन कैसे होता है। तो गाइस हमने क्या किया, ये जो टीआरएनए है ये जो टीआरएनए है हमने क्या किया, एक तरफ एंटीकोडोन लूप है, ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले तो ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है आपका अमीनो एसिड एंड दिस इज ऑलरेडी द एंटीकोडोन लूप। अब मान लो इसका यू जो भी होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है गाइस ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है इससे आके आपका पहले सबसे पहले राइबोसोम, इफ इट इज अ यूकेरियोट, अगर ये यूकेरियोटिक सेल की बात करा रही हूँ तो राइबोसोम्स देखोगे कैसे, राइबोसोम्स जो होंगे वो 80S के राइबोसोम्स होंगे जो कि 60S और 40S से मिलके बने होंगे। 60S इज द लार्ज सब यूनिट, 40S इज द स्मॉल सब यूनिट। सो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आता है और यहाँ पे अटैच कर जाता है राइबोसोम से, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट के पास गाइस हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 साइट होते हैं EPA, ठीक है, 3 साइट होता है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सबसे पहले टीआरएनए आएगा और ये इस P साइट पे, कहाँ पे गाइस, P साइट पे असेंबल हो जाएगा। किस साइट पे, P साइट पे। क्यों, जो पहला टीआरएनए आता है गाइस और पी साइट पे असेंबल होता है तो ये जो इनिशिएटर कोडोन है वो AUG रहता है, तो इसके ऑपोजिट लेके आएगा ये UAC। अब जो नेक्स्ट टीआरएनए आता है गाइस वो आता है और असेंबल होता है A साइट पे। नेक्स्ट टीआरएनए आएगा कहाँ असेंबल होगा गाइस, A साइट पे। अब जब ये ए साइट पे, इसके पास भी कोई अमीनो एसिड 2 रहता है, ये ए साइट पे असेंबल होता है गाइस, उसके बाद व्हाट यू विल सी कि ये पी साइट वाला जो टीआरएनए है अपने अमीनो एसिड को इधर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये सब जब लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम आता है उसके बाद होता है, ठीक। इसको ये करेगा और एक कोडोन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इट विल शिफ्ट फ्रॉम पी टू ई, एग्जिट कोड, और ये बाहर चला जाएगा। फिर गाइस तीसरा अमीनो एसिड आएगा वो फिर ए पे आएगा, तीसरा जो टीआरएनए आएगा, और फिर ये जो ये वाला है पी साइड से ये वापस से ट्रांसफर कर देगा ए साइड पे। इस तरह से हम क्या देखेंगे गाइस कि ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम आपको क्या दिख रहा है कि वो इस तरह से लेफ्ट के साइड मूव करता है और एमआरएनए इधर राइट के साइड मूव करता है और एक एक कोडोन शिफ्टिंग होते रहती है। ये कब तक चलेगा गाइस, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये एमआरएनए जो है यहाँ पे कोई
स्टॉप कोडोन जैसे यूएए ना मिले। जैसे ही यूएए मिलेगा व्हाट विल हैपन, जो टीआरएनए है गाइस वो अलग, इट विल फॉल डाउन, द अमीनो एसिड्स विल फॉल डाउन, द राइबोसोम्स विल फॉल डाउन, और सेल के साइटोप्लाज्म में बस आपको अमीनो एसिड्स की इस तरह से चेन नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड का चेन नजर आएगा। मतलब इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन गाइस। कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस तरह से। देखो अब हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से हम रेगुलेशन देखेंगे जीन में, रेगुलेशन ऑफ जीन यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। एनी क्वेश्चन गाइस, प्लीज आस्क मी। चैट बॉक्स अभी भी खाली है, नो वन इज देयर टू आस्क। कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं गाइस, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का? चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो जीन के एक्सप्रेशंस हैं ये 3 फेजेस में रेगुलेट होते हैं गाइस। कौन कौन से? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, स्प्लाइसिंग लेवल यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, देन यू हैव जब एमआरएनए को पहुंचाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और लास्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। तो 4 लेवल पे जीन की रेगुलेशंस हमें देखने को मिलती हैं। चलिए गाइस अब देखिए, अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ओपेरॉन का, जिसमें अपने को पढ़ना है लैक ओपेरॉन। लैक इज नथिंग बट लैक्टोज ओपेरॉन, और ये जो लैक ओपेरॉन होता है गाइस इसको हम कहते हैं इट इज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इसका कहानी कुछ इस तरह से चलेगा। अगर मैं ये ओपेरॉन लेती हूँ, चलिए तो होता क्या है गाइस, अगर मैंने बोला कि एक मीडियम है जिसमें लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज इज एब्सेंट, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी इंड्यूसर नहीं है, कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, नो इंड्यूसर इज प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा गाइस, जब कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो लैक ओपेरॉन बनाएगा लैक आई। लैक आई इज नथिंग बट दी रिप्रेसर, तो लैक आई बनेगा, लैक प्रोटीन बनेगा, लैक आई। अब ये लैक आई क्या करेगा, ये लैक आई जाएगा आराम से और ये ऑपरेटर के पास जाके ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। क्या कर लेगा, ये ऑपरेटर को पकड़ के रख लेगा। अब जब ये ऑपरेटर को पकड़ के रख लेगा गाइस तो ऑपरेटर फ्री होगा नहीं, ऑपरेटर फ्री होगा नहीं तो प्रोमोटर से बाइंड नहीं करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जीन्स की, स्ट्रक्चरल जीन्स की, वो नहीं होंगी। क्यों भाई, क्योंकि ऑपरेटर फ्री नहीं है। कब, जब लैक ओपेरॉन में लैक जो है लैक्टोज एब्सेंट होगा। नाउ व्हेन लैक्टोज विल बी प्रेजेंट गाइस, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है मतलब इंड्यूसर ऑलरेडी प्रेजेंट है,
इन्वायरमेंट में। अब इंड्यूसर जब ऑलरेडी प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो क्या देखोगे, देखना। क्या देखोगे आप कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक आई बना, लैक आई बना, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ये लैक्टोज आएगा, ये कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कलर, ये लैक्टोज आएगा और ये लैक आई को ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है। लैक्टोज लैक आई को जब पकड़ लेगा तो लैक आई ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो ऑपरेटर फ्री रहेगा, ये प्रोमोटर से बाइंड करेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन्स बनाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होंगी। लैक जेड जो है गाइस वो बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी गैल। जेड बनाता है बी गैल, लैक वाई बनाता है परमीएज और ए बनाता है गाइस ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये बनेंगे, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ, बता दो फटाफट, टेल मी गाइस, सारी बातें क्लियर हुई। तो ये कहानी चलता है किसका, ओपेरॉन मॉडल का। अब इसी गाइस हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन देखते हैं कि प्रेजेंट है तो बन रहा है, एब्सेंट है तो नहीं बन रहा है। अब ये लास्ट टॉपिक हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगी फिनिश। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है गाइस ये एक मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि ये 13 साल चला था। इट स्टार्टेड इन 1990 और ये 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था। इट एंडेड इन 2003, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, इट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस कि इस प्रोजेक्ट में इसकी प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी। ये प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी थी गाइस कि जितने भी जीनोम है ह्यूमन का इनको सीक्वेंस किया जा सके, क्या किया जा सके, सारे जीनोम्स को की एक जगह सीक्वेंसिंग की जा सके। गाइस जब हम सीक्वेंसिंग करने निकले तो हमें ये पता चला कि इन जीनोम्स को कहीं स्टोर किया जा नहीं सकता है क्योंकि ये बहुत वास्ट हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके एक सब्जेक्ट आया जिसके तहत देखा गया कि ये सारे जीनोम्स जो हैं इनको सीक्वेंस कर दिया गया, ठीक है। और इसी जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है इसी सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है। नाउ गाइस गोल्स क्या क्या थे, एचजीपी जो है क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हम जितने भी जीनोम्स हैं 20 से 25,000 सबको सीक्वेंस कर पाए। दूसरी बात बोला ताकि हम डिटरमाइन कर पाए जो सीक्वेंसेस हैं टोटल 3 बिलियन बेस पेयर केमिकल बेस पेयर्स का, ठीक है, जो कि टोटल क्या बना रहे हैं, ह्यूमन डीएनए आपका बना रहे हैं। उसके बाद बोला गया एंड ऑल्सो टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, और फिर इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर सके। ऑल्सो टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सके। जैसे कि क्या बोला गया कि ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी थी, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूट्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। जैसे कि हमने देखा था कि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, वैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो गया, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट हो गया गाइज यूके का। ये 3 सबसे मेजर वो बने ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प कराया।
इसके बाद देखा गाइस कि इस प्रोजेक्ट के आने के बाद बहुत सारे कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे आए. द प्रोजेक्ट वाज completed in 2003. Knowledge about the effect of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent thousands of diseases. ठीक है, अब किस किस का जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो चुका है. तो गाइस कहा जाता है कि बैक्टीरिया की जीनोम, ईस्ट की जीनोम, सी एलिगेंस की जीनोम, एक नेमाटोड है, ठीक है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी जीनोम, और फिर आप क्या देख रहे हो कि इन सब का प्लांट्स में अराबिडोप्सिस राइट्स प्लांट जो है इसका जीनोम. अब तक इतनों के जीनोम्स क्या हैं, सीक्वेंस हो चुके हैं. दे हैव बीन सीक्वेंस्ड. गाइस इस जीनोम सीक्वेंसिंग का मेथड क्या है? तो कहा जाता है कि जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है वो दो तरह के मेथड से सीक्वेंस किया जा सकता है. एक को कहते हैं गाइस रैंडम सीक्वेंसिंग, ठीक है, और दूसरा को क्या कहते हैं, एक्स. क्या कह रहा है देखो, द मेथड इन्वॉल्व्स टू मेजर वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, ठीक है, एंड आर नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. द अदर इज द ब्लाइंड अप्रोच. तो एक होता है रैंडम सीक्वेंसिंग और एक होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. रैंडम सीक्वेंसिंग में हम सारे जीनोम्स को सीक्वेंस करते हैं और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम उन्हीं जीनोम्स को सीक्वेंस करते हैं जो आरएनए बना रहे हैं या जो आरएनए का एक्सप्रेशन दे रहे हैं. ठीक है गाइस, अब सीक्वेंसिंग करने के लिए कहा गया है कि हमें तो होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में कि होस्ट क्या होता है. क्लोनिंग करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है वेक्टर का, उसी वेक्टर से हम क्लोनिंग होस्ट के अंदर करते हैं. तो गाइज अगर प्रोकैरियोट में अगर हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़े तो हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर हमें यूकैरियोट का केस पड़े तो हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी यैक के वेक्टर्स को यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट, द फ्रैगमेंट्स जो है इनकी सीक्वेंसिंग कैसे हुई थी, ऑटोमेटेड मेथड से हुई थी. दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाई. अगर तुमसे आपसे कभी कोई पूछे कि किस सीक्वेंसिंग, किस साइंटिस्ट के मेथड से सीक्वेंसिंग होता है ह्यूमन जीनोम का, तो आप बोल देना सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड से होता है. इसमें क्या देखते हो आप, डीएनए के ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस. ठीक है, अब कह रहा है कि जो सबसे लास्ट क्रोमोसोम था जो सीक्वेंस हुआ था वो क्रोमोसोम नंबर 1 था. ठीक, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन May 2006. फाइन. चलिए, अब कहा जाता है कि अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड द फिजिकल मैप्स. जो डिस्टेंसेस हैं उनको असाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग चैलेंजिंग टास्क था ये. इसीलिए कुछ कुछ क्या किए गए थे, रिपीटेड सीक्वेंसेस लिए गए थे, रिपीट्स लिए गए थे. ये रिपीट्स जो थे वो गाइज माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के फॉर्म में लिए गए थे. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट से TELLIT. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स होता है गाइस, अगर हम 8 से लेके 100 बेस पेयर के सीक्वेंस को लें तो ये माइक्रो सैटेलाइट्स हुआ. मिनी सैटेलाइट्स हो गया 200 से लेके 1000 बेस पेयर के रिपीट्स. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स को गाइज हम STR कहते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट, और हम मिनी सैटेलाइट को VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. कैसे ह्यूमन जीनोम्स का सैलिएंट फीचर्स, ये जो आपको गाइज दिस यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू मेमोराइज दिस. देखिए क्या कह रहा है कि ये ह्यूमन जीनोम्स में 3164.7 मिलियन बेस पेयर है गाइस. इट्स नॉट बिलियन, इट्स मिलियन बेस पेयर. ठीक है, जिसमें एवरेज जीन 3000 बेसेस का होता है, बट जो साइज होती है वो वैरी करता है
और साइज कैसे वैरी करता है, तो डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसेस का है। ऐसे तो सारे जो भी हैं वो 3000 बेस का होता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो है वो डिस्ट्रोफिन है, वो 2.4 मिलियन बेस पेयर का बना हुआ जीन है। Total number of genes is estimated at 30,000, much lower than the previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. That is almost 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सिर्फ 50% का ही फंक्शन जो है वो डिस्कवर हुआ है, और इस 50% का सिर्फ 2%, लेस देन 2% जो है वो प्रोटीन्स बना सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी में सिर्फ 2% या लेस देन 2% जीन्स ही ऐसे हैं गाइस जो कि प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। हमारे जीन्स, हमारी जो बॉडी है, सेल्स है, उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम्स का। और जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं गाइस, दे आर द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, sometimes 100 to 1000 times, and they are thought to have no direct coding functions on chromosome structure, dynamics and evolution. क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होता है और क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन होता है। चलिए नेक्स्ट गाइज मूव करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया है, इन्होंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम एसएनपी कह रहे हैं, यानी किसी एक जगह पे जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं वो दिख जाए, तो उनको यूज करके हम जीन्स के बीच में डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज पता कर सकते हैं। अब ये गाइज एसएनपी एक ह्यूमन सेल में 1.4 मिलियन लोकेशंस पे प्रेजेंट है। 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको एसएनपीज देखने को मिल सकते हैं। अब हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे गाइस। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें तो ह्यूमन जीन सीक्वेंसेस को हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, हम कैंसर थेरेपीज है ना, कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ दी, आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी लीडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे के पूरे ह्यूमन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। क्या कह रहा है कि दिस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिव ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइज। One of the greatest impact of having the human genome sequence may well be enabling radically new approach to biological research. Fine. They can study all the genes in a genome, for example, all the transcripts in particular tissues or organs of tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. Okay? Now, moving further, we will talk about कि DNA fingerprinting क्या होता है। गाइज हमें ऑलरेडी पता है, आप लोग जानते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि किसी भी बच्चे की या फिर किसी भी क्राइम सीन पे हम ये बता सकते हैं कि रेफरिंग टू देम वी कैन फाइंड जो क्रिमिनल है ना, जो विक्टिम है ना, वो कैसे, कौन से क्रिमिनल्स जो हैं उनकी जो भी ट्रेसिंग्स है उसको रिट्रेस कर सकते हैं। या फिर हम इसको यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में एक बेबी है और उसको दो पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो वहाँ से उस फादर का जीनोम निकाल के हम बच्चे की पैटर्निटी टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि गाइज ये जीनोम किसका है। फाइन। अब इसको करने के लिए जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जा सकता है। पहली बात तो गाइज हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम जो है वो कितने बेस पेयर का, दिस इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम गाइज। अगर डिप्लॉइड सेट की बात करूँ तो 6.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, ये एक डिप्लॉइड सेट ऑफ ह्यूमन जीन होता है। इसको हमें अगर क्या करना है, फिंगरप्रिंटिंग करना है गाइज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गाइज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए दीज आर द स्टेप्स।
हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। डीएनए आइसोलेट करने के वेरियस टेक्निक्स होते हैं। सबसे सिंपल टेक्निक की ह्यूमन का ब्लड लो, ठीक है, और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करो। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो ब्लड को गाइस प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में बांट देती है। चूंकि डीएनए हैवी होता है इसलिए सबसे नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। अब उस हम वायल में से डीएनए को निकालेंगे, क्योंकि डीएनए जो होगा गाइस वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। इसको निकालेंगे और इस डीएनए को हम डाइजेस्ट कर देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज द इन्वेंशन। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी आज इस कदर इस लेवल पे नहीं पहुंचा होता। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे ताकि हम डीएनए के बड़े फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में गाइस कट कर सके, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर सके। इसके बाद क्या करते हैं गाइस, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने बायोटेक क्लासेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का तरीका क्या है। तो हम एगरोस का जेल बनाते हैं, ठीक है, और उस जेल में जेल को हम क्या करते हैं गाइस, एसडीएस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब उसी जेल के अंदर हम कुछ वेल्स बनाते हैं और वेल्स बना के एक तरफ हम लैडर सीक्वेंस अपना रखते हैं और दूसरे वेल्स में हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको उसमें डाल देते हैं। अब हम कुछ देर के लिए इसको क्या करेंगे गाइस, 40 मिनट्स के लिए हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इसको छोड़ देते हैं ताकि ये हमारा जेल जो है वो रन करे। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अपने साइज के हिसाब से अगर कोई बड़ा डीएनए होगा गाइस तो वो पीछे रहेगा, क्योंकि बड़ी साइज की डीएनए वो मूव नहीं कर पाएगा जल्दी। छोटी साइज की फ्रैगमेंट है तो वो आगे आपको मिलेगा जेल में, ठीक। इसको करने के बाद क्या करते हैं गाइस, इस जेल को निकालते हैं और इस जेल का हम इम्प्रिंट लेते हैं किसी भी पेपर पे। उस पेपर का नाम है ब्लॉटिंग शीट, ठीक है। एक पेपर होता है उस पे हम ये जेल का इम्प्रिंट लेते हैं। अब ये इम्प्रिंट लेना इतना आसान है नहीं, इसके लिए हमको ओवरनाइट छोड़ना पड़ता है। कैसे, तो कुछ पेपर टॉवल रखना होता है, पेपर वेट रखना होता है, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन से ही ये चीज़ जो होता है, हम ऐसे तह बना के रखेंगे। हम देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन से जो जेल का इम्प्रिंट है वो पेपर के ऊपर आ जाता है। अब अगर ये पेपर है गाइस और ये जेल था तो जेल में जो भी इम्प्रिंट है गाइस वो इस पेपर पे आ चुका है। अब इसी पेपर को हम क्या करेंगे, हम इसको रेडियो एक्टिवली लेबल करेंगे किसी प्रोब से। प्रोब क्या होता है गाइस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस। इसमें हमने प्रोब डाल दिया। अब प्रोब डालने के बाद क्या गाइस, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे बाय हाइब्रिडाइजिंग द डीएनए फ्रैगमेंट। ये प्रोब जो भी हम डाल के और भेजेंगे और जो भी पेरेंटल पैटर्नल लैडर सीक्वेंस का जो डीएनए है, अगर दोनों तीनों पेरेंट में किसी में भी प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे जाके क्या करने लगेगा गाइस, कलर इम्पार्ट करने लगेगा, या फिर बेसिकली देखा जाए तो वो वहाँ पे जाके फ्लोरेसेंस जिसको कहते हैं ना, ये करने लगेगा। जब फ्लोरेसेंस करने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है वो डीएनए जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए था। नाउ गाइस, अभी वीएनटीआर्स और एसटीआर्स के बारे में कह रहा है कि जो वीएनटीआर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि दे आर टैंडमली अरेंज्ड, टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। बहुत लार्ज स्ट्रेचेस में, बहुत सारे कॉपी नंबर्स में ये अरेंज्ड होते हैं। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। और ये कहाँ गाइज, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम वैरी कर सकता है हर एक इंडिविजुअल में ये VNTRs। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the copy number, the number of repeat shows very high degree of polymorphism, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत हाई डिग्री पे शो करता है।
As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 KB, ठीक है, 2000 बेसिस तक ये वैरी कर सकते हैं. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many band of different sizes. These bands, इन bands को क्या करोगे guys? They give a characteristic pattern for an individual DNA. अगर कोई बच्चा है जिसको रिसर्च करना होगा, जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, इसके बाद इफ़ यू विल गो इनटू रिसर्च इन बायोलॉजी, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. या फिर अगर किसी ने PhD परस्यू करना है तो आप यहाँ पे जाके पहले तो आप सारी चीज़ें करोगे. सबसे पहले तो आपको DNA आइसोलेशन सिखाया जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपको एगरोस जेल कैसे चलाना है ये सिखाया जाएगा. फिर आपको प्रोब कैसे बनाना है गाइज ये सिखाया जाएगा. आपको सेंट्रीफ्यूज कैसे करना है ना, सेपरेशंस कैसे करने. तो ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे. नाउ देखो गाइज, एक लाइन लिख रहा है, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन. इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं सिर्फ उसके केस को छोड़ के बाकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं सब में क्या हो रहे हैं, ये डिफर करते हैं, ठीक. द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ PCR. अब गाइस आप लोगों ने ना, सबने, हम सबने कोविड में PCR का बड़ा नाम सुना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है. RT-PCR कराया, RT-PCR हमने बड़ा सुना था ना कोविड में. तो ये RT-PCR क्या है गाइस? तो PCR भी एक उसी तरह का टेक्निक होता है गाइस, जिसमें आप क्या करते हो कि आपकी जो जीनोम है उसको एम्पलीफाई करते हो. एम्पलीफाई मतलब आप उसका नंबर बढ़ाते हो. डुप्लीकेट मतलब एक जीनोम को, एक जीन को अगर आपको 40 कॉपी बनानी है या एक जीन की 100 कॉपी बनानी है, तो एक बार आप PCR मशीन रन कर दोगे तो आपकी एक जीन की 40 कॉपी बन गई. अब बोलो ये क्यों करना पड़ता है गाइज? एक ही जीन है, छोटी सी जीन है, अगर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो लॉस्ट हो गया है ना, या डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर कहाँ से लाओगे? इसीलिए पहले इसको PCR क्लोन कर लोगे है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसको क्या करोगे, इसकी एम्प्लीफिकेशन कर लोगे, और तब जाके हम क्या करेंगे गाइस, तब जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि अगर जीन लॉस भी हुआ, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दौरान अगर जीन की लॉस भी हुई तो कोई बात नहीं, हम फिर से अपने कॉपीड जीन में से दूसरा जीन निकाल के एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक है. DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस. क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल से, जैसे मैंने बताया गाइज ना, अगर तुमने ब्लड लिया थोड़ा सा सैंपल, 2 से 3 ml ब्लड से भी है ना, आप क्या कर सकते हो, आराम से वहां से DNA आइसोलेट कर सकते हो. हम तो अपने लैब्स में करते थे, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि किस तरह से ब्लड सैंपल से DNA और RNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लाज्मा निकाला जाता है. In addition to the application in forensic sciences, it has much wider applications such as in determining population and genetic diversities. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprintings. अब देखो गाइस, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में आप क्या देख रहे हो, एक इस टेबल में आपको ये यहाँ पे ये क्या है गाइज, ये सीक्वेंस दिखा रहा है, ठीक है ना, DNA फ्रॉम इंडिविजुअल 1, और ये मशीन में सीक्वेंस रन हुआ है. अब देखो ये इसको सिंपली समझना है, ये सिंपली हमें क्या समझना है गाइज, कि 2 इंडिविजुअल हैं A और B, ठीक है, और C जो है गाइज, वो मान लो कि ये C जो है ये बेबी है. तो ये C जो है ये किसका बेबी है, A का है या B का है, ये हमें पता करना है. तो हम क्या करेंगे, जो C होगा गाइज, इसको आप क्या बोलोगे, ये लैडर सीक्वेंस है, इसी को देख के A और B का पता चलेगा. तो अब गाइज जब हमने फ्रैगमेंट्स देखा DNA का निकाल निकाल के, ये क्रोमोसोम 7 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 16 है, और ये DNA फ्रॉम दी क्राइम सीन, ये मिला है हमें. अब हमने क्या, अब ये क्राइम सीन है, बेबी नहीं मालूम इसको, ये क्राइम सीन है, ये क्राइम सीन पे हमें ये DNA मिला है, और 2% पे हमें क्या है, हमें 2% पे शक है. वी आर हैविंग 2 सस्पेक्ट्स A एंड B. नाउ गाइज व्हाट हैपेंड, हमने ये DNA देखा
और ए और डी बी के डीएनए को मैच किया, तो आप देखो जो सी का डीएनए है, अगर आप देखोगे तो ये ओवरलैपिंग शो करेगा। देखो यहाँ पे बी में एक बार सेम है, देन गाइज फिर से बी में सेम है, देन सी वाला जो है ये फिर से ए और बी दोनों में है, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर ये देखो ये बी में फिर से सेम है, तो बी कितना जगह आ गया गाइस, 3 जगह, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, ये ए वाला, ए इज नॉट द कल्प्रिट, जो सी है दैट इज इक्वल टू बी, यानी जो क्राइम सीन पे डीएनए आपको मिली है गाइस, वो हूबहू कैसा है, जो बी का डीएनए है उसके जैसा है। तो आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर जो बी है वो कल्प्रिट है ना, जो मर्डर किया है जिसने भी, वो बी है ना कि ए है। और इस तरह से आप क्या देखते हो कि क्रिमिनल जो ऑफेंसेस या क्रिमिनल केसेस होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू इसको बहुत ही इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है इस टेक्निक से। क्लियर हुआ गाइस, बताओ हाँ या ना। और गाइज यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे कि आपके स्केड्यूल में दिया हुआ है कि आई हैव टू टीच यू ऑल फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी 2 लेक्चर दे रखी है गाइज, तो देख लेंगे अपन जैसा होगा, है ना, अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज जो फोटोसिंथेसिस है। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म। किसी को कोई सवाल है गाइज, मैं वेट कर रही हूँ, आई एम वेटिंग। चैट बॉक्स खाली है, प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आई विल बी इट विल बी माई प्लेजर टू आंसर यू ऑल। प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस if you are facing any type of discrepancy or you are facing any doubt, question पूछिए। chat box is open for all, everyone is having access to chat box. Please answer in the chat, please ask me question in the chat box, or whatsoever doubt you have, please respond in the chat box. None? No one? No one is interested also to ask? पक्की बात? तो पार्टिसिपेंट्स देख लेते पहले। क्लास 12A कालका जी, SOSE खिचड़ीपुर, देन वी हैव द्वारका सेक्टर 10, INA 9B करोल बाग, हरिनगर नीट। भाई पूछो यार, 9, अभी भी 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। पक्की बात, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर है तो। अगर सबको क्लियर है तो गिव मी दिस गाइज, प्लीज रिएक्ट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। चलो फटाफट थम्स अप दो, फिर मैं क्लास एंड करूंगी इफ इट इज क्लियर। आई वांट रिस्पॉन्ड फ्रॉम एवरीवन। क्या समझू, क्लियर है? किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करना है गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है, एक थम्स अप ही तो देना है भाई कि मैम यस मैम इट्स क्लियर, यू कैन मूव फर्दर। अगर क्लियर होगा तो फिर आई विल डिसमिस द क्लास, इफ नॉट आई एम स्टिल हियर टू आंसर यू ऑल। चलिए, तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, है ना। आई होप कि आज का सेशन सबको समझ में आया होगा। whatsoever doubts you all have, you can ask me, है ना, in the next session, क्योंकि अभी तो आप पूछ नहीं रहे हो। तो guys, with this we come to the end of today's lecture plan. Thank you and have a nice day. We'll start with another lecture, a new chapter in the next class. Thank you guys, bye bye, take care all of you.